सो अब बात करेंगे हम इकोनॉमी के टेस्ट की बात करेंगे। इकोनॉमी का टेस्ट होगा भाई, इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 1 होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 की, जहाँ पे हम बात करेंगे पहले। यहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्ट की बात कर ली भाई, अब बात करेंगे हम इकोनॉमी के टेस्ट की। ठीक है, हमने पॉलिटी के टेस्ट की बात कर चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात कर चुके हैं, मेडिवल की बात कर चुके हैं, मॉडर्न की बात कर चुके हैं, हमने ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लिए, हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चन देख लिया। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब न्यू पैटर्न में होंगे भाई, जो न्यू पैटर्न यूपीएससी का है एसेशन रीजन जिसमें इंक्लूड किए हैं उसने ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 ऑप्शन जो आए किए हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द अफेयर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गवर्न बाय। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे पास, उसका जो अफेयर्स एंड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कौन देखता है, उसको गवर्न कौन करता है? तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं भाई, जो अफेयर्स होते हैं है ना, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देखते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नर लगा देगा कोई, या फिर गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई लगा देगा। इसी दो टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको अपनी गलतियाँ समझ आती है कि एग्जाम में गलतियाँ कर क्या सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है द नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है भाई? तो एक तरह से ये स्पेशलाइज्ड बैंक है यार, है ना, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बैंक। और नाबार्ड एक एनजीओ की फॉर्म में बना था क्या, छोड़ो उसको, बट नाबार्ड हमारे पास ही क्या है कि स्पेशलाइज्ड बैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द रेपो रेट, अगर उसने रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट क्या होता है भाई? आरबीआई जो पैसा देती है, जिस रेट पे आरबीआई जो पैसा देती है कमर्शियल बैंक्स को, है ना, कमर्शियल बैंक्स को जो पैसा देती है आरबीआई, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अगर इसने रेपो रेट बढ़ा दिया मतलब आरबीआई से पैसा लेना मुश्किल हो गया, बैंकों के पास पैसा कम आएगा, मतलब मनी सप्लाई क्या करना चाह रहा है, वो कम करना चाह रहा है। इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन डिक्रीज, नो, इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक लोन पे बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर आरबीआई से जो पैसा ले रहा है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो बैंकों के पास जो पैसा आएगा उसमें भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा यार। जो बैंक जो लोन देंगे उसमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, सो दिस इज इनकरेक्ट। बोरोइंग बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई बिकम चीप, नो, इट बिकम कॉस्टली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी गेट रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ये एग्जाम्पल है। बैंक कैन अर्न हायर इंटरेस्ट ऑन देयर एक्सेस फंड डिपॉजिटेड विद द आरबीआई, नो, हायर इंटरेस्ट तो है वो रिवर्स रेपो पे डिपेंड करता है, अगर वो डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई के पास तो। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर दी फॉलोइंग बैंकिंग सर्विसेज, कुछ दिए हुए हैं हमको, हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर कंसिडर्ड एज होलसेल बैंकिंग सर्विस। ठीक है, इनमें से कौन सा होलसेल बैंकिंग सर्विस का एग्जांपल है, ये हमसे पूछा गया है। तो मर्चेंट बैंकिंग एक होलसेल बैंकिंग सर्विस है क्या? बिल्कुल सही बात है। मर्चेंट जो हमारे पास होते हैं ना बहुत सारे, जैसे डेबिट कार्ड जो स्वाइप मशीन्स होते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, कैश मैनेजमेंट सर्विस इज एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग सर्विस, है ना, होलसेल बैंकिंग सर्विस का एग्जाम्पल है ये। प्रोजेक्ट फाइनेंस इज ऑल्सो होलसेल बैंकिंग सर्विस, लोन सिंडिकेशन इज ऑल्सो होलसेल बैंकिंग सर्विस, ट्रस्ट सर्विस इज ऑल्सो होलसेल बैंकिंग सर्विस। तो ये सारे के सारे जो हैं ऑल 5 आर एग्जाम्पल ऑफ होलसेल बैंकिंग सर्विस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आप ध्यान नहीं दिए हो तो क्वेश्चन बना के ध्यान दे देना इस चीज़ों को, बिकॉज यूपीएससी ऐसी बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर 85 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैड बैंक्स। बैड बैंक्स देखने हम मिला है हमको, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे भाई। बैड बैंक्स क्या होते हैं? वो बैंक्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, है ना, जो डिफॉल्ट कर गए उनको पैसे देके वहाँ पे उसको क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन को बचाते हैं। इट इज़ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट बाइज एनपीएफ फ्रॉम अदर बैंक्स टू फ्री अप देयर बुक फॉर फ्रेश लैंडिंग, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटीज रिलेटेड टू लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है। जो बैड बैंक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे ध्यान रखते हैं, उनको वो लेते हैं यार, है ना, ये लैंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, डिपॉजिट्स नहीं लेते। क्रिएशन ऑफ बैड बैंक इज मोर एडवांटेजेस देन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, बिल्कुल सही बात है। बैंकों को दूसरे को दे देना उससे बेहतर है कि आप बैड बैंक्स बनाओ, ये बिल्कुल सही है, इट इज़ मोर एडवांटेजियस। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं यार, एक बार ओवरव्यू हो जाए तो बन जाता है। SLR स्पेशल लिक्विडिटी रेशियो इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एंड SLR जो होता है, अगर मैं बात करूँ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की या फिर स्पेशल लिक्विडिटी रेशियो की, वो पैसा किसके पास रखना पड़ता है? बैंकों के पास। तो ओन बैंक जो होते हैं खुद के पास रखते हैं और इस पर इंटरेस्ट मिलता है यार, याद रखना, इस पर इंटरेस्ट मिलता है ना। SLR वर्सेज हमको CRR याद रखना है। CRR जो है वो किसके पास रखा जाता है? ये RBI के पास रखा जाता है। एंड SLR में SR आती है, सेल्फ के पास रखा जाता है। ठीक है, और CRR में हमारे पास इंटरेस्ट नहीं मिलता है, SLR में इंटरेस्ट मिलता है।
ओके। एंड CRR जो होता है वो कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, एंड SLR जो होता है ये हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रेफरेंस टू पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। NPCI was incorporated as non-performing organization, non-profit organization under the Banking Regulation Act. नो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सही है भाई, जो NPCI है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता भाई, ये कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। ऑफ 1956 एंड ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया आर प्रोसेस्ड बाय NPCI ओनली। बिल्कुल सही बात है यार, NPCI बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट क्या है भाई, NPCI क्रिएटेड द नेशनल फाइनेंशियल स्विच विच लिंक्स ऑल द ATMs। नो, जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ना भाई उसको किसने डेवलप किया, IDRBT ने डेवलप किया है, और उसको बाद में NPCI ने टेक ओवर कर लिया। तो IDRBT क्या है भाई, इट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया, इसने नेशनल फाइनेंशियल स्विच को बनाया, और जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है इसको टेक ओवर किसने कर लिया, NPCI ने कर लिया, है ना। सो इट इज़ इनकरेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। NPCI ऑपरेट्स द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। UPI है उसको किसके अंदर आता है, वो NPCI उसको ऑपरेट करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा, ओनली टू, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इनमें से कौन से कैटेगरी है भाई NBFCs का जो कि क्या करता है, एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज को देखता है। तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं भाई हमारे पास, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स होते हैं ना उसको कौन देखता है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होते हैं वो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, इनमें से हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से मनी मार्केट में ट्रेड दिए जाते हैं। देखो, मनी मार्केट में मोर लिक्विडिटी देखने को मिलता है फॉर अ शॉर्ट टर्म, एंड इसमें मेन इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो आप समझ ना, कमर्शियल पेपर हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, है ना, रीपर्चेस एग्रीमेंट्स हो गए, ये सब कहाँ पे ट्रेड होते हैं, मनी मार्केट में। जो सेकेंडरी मार्केट होता है जिसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे प्राइमरी मार्केट होता है, वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में हमारे पास शेयर क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। प्राइमरी मार्केट में हमारे पास शेयर क्या होते हैं, इशू होते हैं। दे बोथ आर दी पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात होती है, शेयर की बात होती है। बट मनी मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बट जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हमसे यहाँ पे मनी मार्केट में कौन कौन से ट्रेड किए जाते हैं बोले तो हमसे ऑल फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू मनी मार्केट। फिर से हमसे आ गया भाई, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, मनी मार्केट में मोर लिक्विडिटी होता है भाई, कोई भी चीज़ें आसानी से बिक जाती हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमने देखा भाई, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेस एग्रीमेंट्स, ओके, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब हमारे पास मनी मार्केट में बिकता है। जो कैपिटल मार्केट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है भाई, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर जो होते हैं इशू होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में शेयर जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट ड्यू टू हाई लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज। बिल्कुल सही बात है। एंड इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द बिजनेस। नो, अभी हमने देखा भाई, इट प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। एंड इट इज द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग फॉर डोमेस्टिक ट्रेड ओनली। क्या जो गवर्नमेंट है उसका मेजर फंडिंग यहाँ से मनी मार्केट से आता है? नो भाई, मेनली तो जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों से बोरो करती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही रिसेशन वाले जो क्वेश्चन नया यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसको देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग लॉज एक्ट ऑफ 1955। क्या कोऑपरेटिव जो है वो बैंकिंग लॉज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं यार? नो, जो कोऑपरेटिव्स है वो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एंड कोऑपरेटिव एक्ट मतलब कौन सा भाई? जो कोऑपरेटिव एक्ट है हमारे पास
है ना। हमारे पास जो कोऑपरेटिव्स बैंक जो होते हैं वो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना, जो कि 1955 में आया था यार, नॉट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड अंडर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सो फर्स्ट अगर इनकरेक्ट होता है हमारे पास आंसर क्या बचता है भाई, सीधा सीधा फोर्थ हो जाता है, तो हम लोग सीधा फोर्थ टिक करना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इज इंटेंडेड टू एक्ट एज अ टूल फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। बिल्कुल सही बात है, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये सुपरवाइजरी इंटरवेंशंस करते हैं भाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। सो ये एक तरह से मार्केट डिसिप्लिन को बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। पीसीए फ्रेमवर्क डज नॉट प्रिक्लूड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो पीसीए फ्रेमवर्क है, मतलब जो पीसीए फ्रेमवर्क है ना वो प्रिवेंट नहीं करता आरबीआई को फ्रॉम मेकिंग फ्रेमवर्क्स, है ना, दोनों को एक साथ बना सकते हैं यार। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है यार, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है दोनों करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो जब नेट 10 वाले क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अंडर दी, हमने देखा भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, क्वेश्चन रिपीटेड है ये ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा फोर्थ। सेकंड स्टेटमेंट सही होगा ही होगा बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट ही ऐसे होते हैं, ऑप्शन ऐसे होते हैं। सो कोऑपरेटिव बैंक्स मेंबर यूजुअली हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, बिल्कुल सही है यार। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमसीएलआर। एमसीएलआर मतलब क्या होता है भाई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। एमसीएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीएलआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हमको पता होना चाहिए, है ना। तो इज रिप्लेस्ड बाय द एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट, बिल्कुल सही बात है। जो एमसीएलआर है ना वो पहले था, उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट जो कि ईबीएलआर है उसने रिप्लेस कर दिया। एंड लैंडिंग रेट्स मूव डायरेक्टली इन सिंक विथ पॉलिसी मूव्स, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे दोनों पे लैंडिंग रेट, दोनों समय लैंडिंग रेट की बात की गई है एंड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई और रिजर्व बैंक आर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है बिकॉज ओनली दोज एनबीएफसीज जो कि इनके पास लाइसेंस है ना, दे आर रजिस्टर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, है ना। जिन एनबीएफसीज के पास लाइसेंस है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके पास क्या होता है भाई, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना, उनके पास डिपॉजिट एक्सेप्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। जो कि आरबीआई देता है, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि आरबीआई देता है। जिनके पास ये है, जिन एनबीएफसी के पास ये सर्टिफिकेट है वही क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बिकॉज नॉट ऑल एनबीएफसीज आर एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ओनली दोज हु हैव द डिपॉजिट एक्सेप्टिंग सर्टिफिकेट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट द डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनबीएफसीज। नो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं भाई, आरबीआई देखता है, आरबीआई रेगुलेट करता है इन सब चीज़ों को। ओके, कौन रेगुलेट करता है, जो आरबीआई है वो देखता है भाई डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनबीएफसी। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और यूपीएससी इसको ऊपर नीचे भी कर सकती है, तो इसीलिए हमेशा। क्वेश्चन 15 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वही तो है, देख लिया हमने, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रेगुलेट द डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही बात है भाई, आरबीआई रेगुलेट करता है। तो हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया, लेट गो कहते हैं ना, करेक्ट हमारे पास क्या जाएगा 3। कभी कभी हो जाता है कि भाई स्टेटमेंट जो है यूपीएससी ने क्या कर दिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, उसको स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 में भी कर सकता है, तो हमको रेडी रहना इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, द कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स अंडर द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ आरबीआई। जो कैपिटल मार्केट है उसको सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट में हमारा प्राइमरी मार्केट आता है,
सेकेंडरी मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो इशू होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में शेयर जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। अ कैपिटल मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट डील्स विथ, और अ कैपिटल मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट डील इन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। पहला स्टेटमेंट इस सही, तो मतलब फर्स्ट गलत है, तो सीधा आंसर रहता है फोर्थ। ट्रेडिंग होता है भाई कैपिटल मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement: the 3 members of the Monetary Policy Committee are appointed by the central government on the recommendation of search cum selection committee headed by the Union Finance Minister. बिल्कुल नो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 3 मेंबर नहीं होता भाई, इट इज़ अ 6 मेंबर बॉडी, ठीक है। एंड इसमें जो मिनिमम कोरम चाहिए, क्यूरम, वो कोरम कितने का है भाई, 4 मेंबर्स का, ठीक है। एंड हमारे पास जो मिनिमम कितना बार हमारे पास ये एक साल में मीट करना चाहिए भाई, मिनिमम हाउ मच टाइम्स, मिनिमम 4 टाइम्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकट हो जाएगा। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, मैंने बोला कि जो बैंक्स जो है वो खुद के पास जो रखते हैं SLR है, एस से SLR, एस से सेल्फ, बैंक खुद के पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट हैज टू बी मेंटेन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो, ये खुद के पास रखना पड़ता है, खुद के पास, है ना। CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, ये किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है, और इस पर कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता, और ये कैश के फॉर्म में होता है ना। बट जो SLR होता है उसमें हमारे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है और इसमें इंटरेस्ट मिलता है भाई। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द कमर्शियल बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन SLR सिक्योरिटीज। नो, SLR पे इंटरेस्ट मिलता है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे D। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द RBI यूजेस द ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट, बिल्कुल सही बात है। जब सपोज करो उसको मार्केट मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी, बाई कर लेगी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई कर लेगी तो रूपी क्या कर देगी, वापस दे देगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा करना रहेगा, मनी सप्लाई कम करना रहेगा, तो मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दे देगी तो पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा। टू कंट्रोल एक्सेस लिक्विडिटी RBI रिजॉर्ट टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड सक आउट द रूपी लिक्विडिटी अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। जब सिक्योरिटीज बेच दिया तो पैसा ले लेगी, तो पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रिजर्व मनी। रिजर्व मनी, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको सारे तरह के मनी रिवाइज कर लेने हैं। रिजर्व मनी मतलब क्या होता है यार, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। देखो यहाँ पे हमारे पास बैंक का डिपॉजिट विद द RBI जो है ना, RBI के साथ जो डिपॉजिट होता है उतना लिक्विड नहीं होता है, उतना आसानी से। देखो रिजर्व मनी को हम लोग बोलते हैं हाई लिक्विड मनी और हाई पावर्ड मनी, या फिर इसको बोलते हैं मॉनेटरी बेस, ठीक है। तो हम लोग व्हाट इज रिजर्व मनी, MO क्या होता है भाई, सर्कुलेशन, रूपी इन सर्कुलेशन प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। बिकॉज जो हम पैसा जमा करते हैं, सपोज मैं पैसा जमा किया तो उसको बैंक क्या करती है, दूसरे को लोन के देने के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेती है, तो वो सर्कुलेशन में ही तो रहेगा ना एक प्रकार से, तो रिजर्व मनी उसी को कहते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बहुत सारे मनी भी रिवाइज कर लेंगे। M0 तो हो गया रिजर्व मनी, हमने बोला सर्कुलेशन इन करेंसी इन सर्कुलेशन, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, बट इसके साथ साथ हमको M1 भी रिवाइज करने पड़ेंगे यार। ये जो M1 है वो क्या होता है, ठीक है। सो M1 मतलब नैरो मनी, इसको रिवाइज करते हैं धीरे धीरे। M1 जो है वो क्या है, M1 इज नैरो मनी। एंड नैरो मनी के अंदर क्या क्या आता है, जो करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, जो कि किसके फॉर्म में है भाई, बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट किए हैं वही टाइम डिपॉजिट, है ना। तो यही हमारे पास क्या हो गया, ये M0 हो गया ना, है ना। प्लस यहाँ पे हमारे पास अदर डिपॉजिट विद द RBI, ये जो डिपॉजिट है ना विद द RBI, जब तीनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाता है M1, ठीक है। M0 आया, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये बन गया M1, ठीक है। सो M0 हम ऐसे भी सकते हैं, M1 इज इक्वल टू M0 प्लस बैंक का डिपॉजिट
विथ आरबीआई, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे पास M1 मतलब नैरो मनी, ठीक है। सो M1 इज है ना M0 प्लस बैंकर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ओके। सो ये हो गया M1। उसके बाद M2 याद रखना है भाई, M2 में M1 होगा और M1 में M0 होगा, तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, है ना, सेविंग डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये M1 हो गया, तो सॉरी M2 हो गया। तो इसमें सेविंग डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस आता है भाई M2 में। उसके बाद M3 जो होता है उसमें M1 में ही ऐड करना है, ठीक है, M1 में ही ऐड करना है, लेकिन हम यहाँ पे टाइम डिपॉजिट डालेंगे बैंकिंग सिस्टम में। पोस्ट ऑफिस की बात नहीं होती M3 में, बैंकिंग सिस्टम की बात होती है, टाइम डिपॉजिट इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद M4 होता है भाई, M4 में हम क्या करेंगे, M4 में हम M3 प्लस ये M3 पूरा ये जो आ गया ना M1, M3 क्या है भाई M1 प्लस व्हाट, टाइम डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम। तो M4 में हमने क्या किया, M3 जोड़ा प्लस ऑल दी ऑफिस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, है ना, ऑल पोस्ट ऑफिस, मतलब M4 में हमारे पास सब चीज़ आ चुका है भाई, क्योंकि हमने इसको भी ऐड कर दे रहे हैं एक प्रकार से, है ना, बिकॉज M1 तो आ ही रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ जा रहा है, ठीक है। सो हमारे पास M4 में सब कुछ आ जाता है, M4 में ऑल एवरीथिंग ब्रो। सो ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स किस में आ गए, M4 में आ गए। तो ये हमारे पास पूरे तरह के हमने मनी को रिवाइज कर लिया भाई। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, रिजर्व मनी है जिसको बार पूछा जाता है। M1 तो क्या होना चाहिए भाई, M1 में हमारे पास क्या कर दिया हमने, बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई को ऐड कर दिया M0 में। M0 हमको तो पता होना चाहिए भाई बैंकिंग, M0 क्या होता है, सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, प्लस द टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ओके। तो इस प्रकार से हमको तरीका से चलना है। क्वेश्चन 21 है, विद रेफरेंस टू मनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मनी इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज बेटर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द रूपी, ये भी सही बात है। मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी सही बात है। फंक्शन ऑफ मनी बोला, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, हमारे पास मनी के फंक्शन हैं। क्वेश्चन 22 है, विथ रेफरेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओन्ड बाय बोथ कस्टमर एंड ओनर्स ऑफ द बैंक, बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, नो, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना भाई, उसको रेगुलेट किया था बाय द कोऑपरेटिव एक्ट, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज इनकरेक्ट भाई, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से ही रेगुलेट किया जाता है। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है, लोग जो गलत करेंगे यहाँ पे कि बोलेंगे यार बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कैसे रेगुलेट करेगा यार, उसके तो बैंकिंग सिक्योरिटीज, कोऑपरेटिव बैंक के जो सिक्योरिटीज़ हैं वो रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 का इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जो बना था उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, एंड नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द पेमेंट बैंक्स, ठीक है। पेमेंट बैंक्स के लिए हमेशा याद रखना कि भाई ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, सॉरी डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं बट डेबिट कार्ड दे नहीं सकते। जैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेमेंट बैंक कैन इशू क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल सही बात है, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड, है ना, लैंडिंग एक्टिविटीज लोन नहीं दे सकते भाई पेमेंट बैंक, सो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते ये, है ना। पेमेंट बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट्स, क्या पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल गलत बात है यार, है ना। जो पेमेंट बैंक्स है ना, दे कैन एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट, ओके, दे कैन एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स टू द जनरल पब्लिक, ये सही है, हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन 24 है, विच आर द फॉलोइंग बैंक इन इंडिया आर एस्टेब्लिश अंडर द डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के अंदर किस किस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था,
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो बैंक एस्टेब्लिश किए हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक यस, पेमेंट बैंक यस, रीजनल रूरल बैंक यस, लोकल एरिया बैंक बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों जो बैंक्स हैं ना भाई, इनको हमने क्या किया था, एक तरह से हमारे पास डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के लिए हमने एस्टेब्लिश किया था। जो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, लोकल एरिया बैंक्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। ये देखो PYQs बोल के लोग टिक कर देंगे। इसमें तो बैंक बोर्ड ब्यूरो था भाई पहले। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक को देखता था, है ना। बट अब इस बैंक बोर्ड ब्यूरो को किसने ले लिया, फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने, FSIB ने ले लिया। तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की न्यूज़ अमेंडमेंट हुआ है ना यार। पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जो कि आज क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, इंश्योरेंस बैंक के जो चेयरमैन है उसको सेलेक्ट करेगा। क्वेश्चन 26 है कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द RBI एंड नाबार्ड। बिल्कुल सही बात है यार। ओके। एंड द शेयर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स इन टोटल एग्रीकल्चर लैंडिंग डिमिनिश्ड कंसिडरेबली ओवर लास्ट और ओवर द ईयर्स। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, बट एक दूसरे से दोनों रिलेटेड नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, कैट पूछा गया, कैट जाएगा बोथ 1 and 2, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन 27 है यार, विथ रेफरेंस टू द लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रोल ऑफ फॉरेन बैंक्स, लिक्विडिटी ट्रैप, लार्ज नॉन मोनेटाइज सेक्टर। तो हमको मॉनेटरी पॉलिसी की यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करनी है। एक प्रकार से तीनों की तीनों यहाँ पे लिमिटेशंस है यार। फॉरेन बैंक्स का जो फॉरेन बैंक्स का रोल जो होता है वो हमारे तरह से एक तरह से हमको इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने में एक तरह से हिंडर करता है। लिक्विडिटी ट्रैप देखने को मिलता है, ज़्यादा हमने मनी सप्लाई को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की तो हम खुद फंस जाते हैं उसी जाल में, है ना। और हमारे पास कैसा है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोनेटाइज नहीं है, जो कि पैसे से काम नहीं करते एक प्रकार से, तो वो भी हमारे को अफेक्ट करता है, जिससे हम क्या कर नहीं पा रहे हैं, रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब मनी सप्लाई को। तो ये तीनों के तीनों है ना हमको लिमिट करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल फीचर ऑफ एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई क्या करना है, बढ़ाना है। डिक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब जो RBI के पास जो पैसा रखना पड़ता है उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हमने कम कर दिया, मतलब जो बैंकों को RBI के पास जो पैसा रखना पड़ता है वो कम कर दिया। मतलब बैंक अपने पास ज़्यादा पैसे रख सकते हैं, ज़्यादा पैसे रख सकते हैं मतलब ज़्यादा लोन दे सकते हैं, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल सही है भाई, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ये पार्ट है। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई कर ले तो उसके बदले पैसा देना पड़ेगा ना लोगों को पैसे दे दिया, मतलब मनी सप्लाई लोगों के पास ज़्यादा आ गया है, तो भी एक एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दिया, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज किया, मतलब लोगों के पास भी पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो एक प्रकार से वो क्या है भाई, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कोई लेना नहीं है भाई मनी सप्लाई से। बिकॉज गवर्नमेंट सपोज कर कोई ब्रिज बना रही है तो हमको हमारे पास पैसा नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन बनाया हमको थोड़ा पैसा मिला, तो मनी सप्लाई का कोई लेना नहीं है भाई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने से फिर डिक्रीज करने से कोई भी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का लेना देना नहीं है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 29 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी रीजनल रूरल बैंक्स। हमको RRBs की बात करनी है, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करनी है। जो नरसिम्हम कमिटी ऑन रूरल क्रेडिट हैज रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। क्या नरसिम्हम कमिटी ने रीजनल रूरल बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताया था भाई? बिल्कुल सही बात है, जो 1977 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नरसिम्हम कमेटी 1975 में नरसिम्हम कमेटी को बनाया गया था, है ना। तो इसने क्या किया, हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स बनाने की बात की थी। 4-5 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नरसिम्हम कमेटी, रघुराम राजन कमेटी, है ना। और हमारे पास एक और कमेटी है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। तो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको देखेंगे न्यूज़ में और कब आया थे, क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है, और क्योंकि मेन पॉइंट्स, इनके लिए मेन पॉइंटर्स याद रखने हैं अपने को, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स आर अंडर दी ओनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है भाई, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो रूरल RBI के अंडर होते हैं, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है यार, है ना। रीजनल रूरल बैंक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, सो दिस इज इनकरेक्ट।
रीजनल रूरल बैंक्स कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक इन टर्म्स ऑफ द फैमिलियरिटी ऑफ रूरल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है, कोऑपरेटिव बैंक से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसी प्रकार रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं ना वो एक तरह से लोन देने के काम करते हैं रूरल एरियाज़ में, और एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं वो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या फंक्शन है। आरबीआई एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, इवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड ट्रेड पॉलिसी। क्या बिल्कुल सही बात है यार, आरबीआई बोलता है भाई कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं आरबीआई के अंदर, तो वो एडवाइस करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं उसी प्रकार आरबीआई एडवाइस करता है। The RBI enabled the commercial bank to maintain their account with the Reserve Bank of India for statutory reserves। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप मेरे पास पैसा रखो, मतलब मेंटेन देयर अकाउंट विद रिजर्व बैंक फॉर स्टेटरी कैश रिजर्व। बिल्कुल सही बात है, सीआरआर के फॉर्म में, जिसमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, एसएलआर में इंटरेस्ट रेट मिलता है। दी आरबीआई इशू करेंसी एंड सस्टेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। बिल्कुल सही है, आरबीआई का करता है, इशू करता है करेंसी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है भाई, ये करता है कॉइन्स, मिंट करता है कॉइन्स। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट किसको किसको बोल सकते हैं हम। ओके, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। गलत बात है भाई, बिकॉज जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसको रेगुलेट कौन करता है, सरफासी, देखो ये है सरफासी एक्ट, ठीक है ना। तो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसको क्या करता है भाई, हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है अंडर दी सरफासी एक्ट। वहाँ पे सरफासी क्या है, सरफासी एक्ट में सरफासी सिक्योरिटीज़ एंड सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। तो ध्यान नहीं देना अपने को, सरफासी एक्ट याद रखना है ना। सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट and enforcement of securities interest act. Okay, so this is incorrect. Tax expenditure are concessions and exemptions provided to the taxpayer by the government। बिल्कुल सही बात है, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, टैक्स एक्सपेंडिचर वो हमारे पास कंसेशंस या फिर एग्जाम्पशंस जो होते हैं जो टैक्स पेयर को हम देते हैं, जो गवर्नमेंट देती है। एनके सिंह कमेटी ने क्या किया था, रिकमेंड किया था a debt to GDP ratio of 60% by 2033 comprising 40% of the central government and 20% of the state government। बिल्कुल सही बात है, जो एनके सिंह कमेटी था वो था FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो था 2003 में जो आया था, उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी एनके सिंह कमेटी। उसने बोला कि हमारे पास जो जीडीपी रेशियो होना चाहिए, डेट टू जीडीपी रेशियो 2023 तक 60% होना चाहिए, और 60 में से हमारे पास 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, 20% स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करनी है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 times अ ईयर। बिल्कुल सही बात है। एंड कोरम में 3 मेंबर्स नहीं होते भाई, कोरम में हमारे पास 4 मेंबर्स होते हैं। ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज़ 1 vote एंड इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट द गवर्नर हैज़ अ सेकंड और कास्टिंग वोट। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2। कोरम में 4 होते हैं, 4 बार उसको मिलना पड़ता है, 4 का 4। क्वेश्चन 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो भाई, कैपिटल में समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट एंड समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज या फिर एसेट के पास एसेट एंड लाइबिलिटीज के साथ जो रिलेटेड है वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ आता है। क्रिएशन ऑफ एसेट्स लाइक एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे लाइन, रोड्स एंड हॉस्पिटल्स, वो किसके अंदर है, हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट पेमेंट टू द वर्ल्ड बैंक, जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना भाई, वो किसके अंदर आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। जल्दी से कभी नहीं भूलना है अपने को, जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं टू द लोन्स है ना, वो किसके अंदर आता है, इंटरेस्ट पेमेंट टू द लोन्स कम्स अंडर द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, REVENUE।
ओके। एन एक्विजिशन विद रेस्पेक्ट टू डिफेंस पर्पस, बिल्कुल सही बात है। एक्विजिशन कर लिया हमने, मतलब वो अपना एसेट बन गया भाई, एसेट आ गया तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ये आता है। रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू दी स्टेट, नो, स्टेट के साथ जो ग्रांट होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। और सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली टू, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास ओनली टू हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना है अपने को, दिमाग में करना है भाई, जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं वो क्या आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल डेट में क्या क्या पार्ट, इंडिया के जो एक्सटर्नल डेट है उसमें क्या क्या आते हैं भाई, मल्टीलेटरल लोन्स आते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एंड मल्टीलेटरल लोन्स हैं वो भी हमारे पास एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया का पार्ट है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तो है ही एक्सटर्नल डेट का पार्ट, और एनआरआई डिपॉजिट भी हमारे पास एक्सटर्नल डेट का पार्ट है, बिकॉज एनआरआई जो हमारे यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं वो हम तरह से लोन के फॉर्म में ले रहे हैं, बिकॉज हमको रीपेमेंट भी देना पड़ता है उनको। सो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट, क्योंकि हमको उसके इंटरेस्ट के साथ उनको देना पड़ता है। सो एनआरआई डिपॉजिट आर द पार्ट ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। हमसे कट पूछा गया है भाई, कट जाएगा ऑल फोर, जिनमें से सारे के सारे जो है मल्टीलेटरल लोन्स हो गए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गए, एनआरआई के डिपॉजिट्स हो गए, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स हो गए, सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन बी इन्वोक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सीड द एनुअल फिस्कल डेफिसिट। जो एनुअल फिस्कल डेफिसिट है उसको जब एक्सीड कर रहा है तो क्या बोल सकते, क्या बहाना दे सकती है या फिर क्या तर्क दे सकती है कि क्यों उसने एक्सीड किया, तो वो बोल सकती है हाँ भाई नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर है, इस समय हमने क्या किया, फिस्कल डेफिसिट के जो एनुअल टारगेट्स उसको हमने एक्सीड किया। सप्लाई साइड रिफॉर्म्स वो तो गवर्नमेंट की दिक्कत है भाई, गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड रिफॉर्म उसने लिए हैं, उसका अगर उसकी वजह से हमारे पास फिस्कल डेफिसिट एक्सीड कर रहा है तो उसकी गलती है। तो ये नहीं बोल सकता कि भाई देखो मेरा ये हो गया तो अब मैं ऐसे किया है, सो ये नहीं बोल सकता। डिक्लाइन इन द रियल आउट ग्रोथ बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर डिक्लाइन हो रहा है रियल आउट ग्रोथ में तो हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो बोल सकती है कि हम एक्सीड कर रहे थे यार, गलती हो गया, तो गलती नहीं हुआ हमारे पास, एक्सीड क्यों हुआ ऐसे पूछा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बोलेगी नहीं हमारे पास रियल आउटग्रोथ जो था वो डिक्लाइन कर गया था पिछले 4 क्वार्टर्स में, उससे ही हमारे पास एक्सीड हुआ, तो वो माना जाएगा। बट ऐसा बोलेगी भाई सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हमारे पास गलती हो गई उसकी वजह से, तो वो नहीं माना जाएगा, वो हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वोक नहीं कर सकती वो ग्राउंड को। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 36 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गलत बात है भाई, जो फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, सो एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्योंकि उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था यार, उसको क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था 2010 के अंदर, सॉरी बिल्कुल सही है, 2010 के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था। तो इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। 2010 के अंदर इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था कि हमको बनाना क्या है, फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाना है उसको बोल के। फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द हेड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी लाइक आरबीआई, आईआरडीए, सेबी मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। इसके चेयर कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का हेड होते हैं। एंड फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इंटरेस्टेड टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 37 है, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नो, बच्चे को पता होना चाहिए, जो यूनियन बजट है उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है भाई, उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है। DEA बनाता है इसको। द फर्स्ट बजट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय RK सनमुखन शेट्टी, बिल्कुल सही बात है, सनमुखन शेट्टी, RK सनमुखन शेट्टी ने इसको बनाया, पहली बार प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया में। द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द बजट इंक्लूड वेजेस एंड सैलरी पेमेंट, बिल्कुल सही बात है, वेजेस एंड सैलरी पेमेंट किसके अंदर आते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर, बिकॉज वो हर साल देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को, ग्रांट टू द स्टेट एंड पेंशन से सारे हर साल देने पड़ते हैं, तो वो हमारे पास नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती तो देना ही पड़ेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर क्या हो जाएगा भाई बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने बोला था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको दिमाग में क्या रखना है, इंटरेस्ट पेमेंट टू द लोन इज द पार्ट ऑफ द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो पहला तो सही होगा भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है लोन पेमेंट एंड सब्सिडीज जो दे रहे हैं, बिकॉज रिवेन्यू में हमारे पास कोई भी कैपिटल का फॉर्मेशन, मतलब कोई भी एसेट का फॉर्मेशन नहीं होता है
है ना, एंड कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं देखने को मिलती यार, वापस रीपेमेंट लायबिलिटीज़। तो सब्सिडीज गिवन ऑन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है एक प्रकार से वन वे क्रेडिट है, यहाँ पे वापस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना, बजट के अंदर वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 4 आर करेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। इंटरेस्ट पेमेंट को मत भूलना भाई, गलती होती है बस इंटरेस्ट पेमेंट में। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिस्कल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग बोरोइंग। नो 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 नो, हमको पता है फिस्कल डेफिसिट प्लस बोरोइंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स। तो हमने बोला फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा भाई, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स प्लस सॉरी माइनस बोरोइंग। सो इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज व्हाट इज फिस्कल डिफरेंस और फिस्कल डेफिसिट, दिस इज इनकरेक्ट। और जब फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा भाई, फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो आंसर क्या जाएगा, हमारे पास आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, लायबिलिटीज को कम करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्व एज अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजर बिकॉज इट क्रिएट मोर जॉब्स एंड इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या है भाई, रेलवे लाइंस को बनाना है ना, डैम्स को बनाना, ये सब हमारे पास किसके अंदर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और दोनों सही है एंड दोनों एक दूसरे को रिलेटेड नहीं है, बिकॉज अगर हमारे पास क्या कारण होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग लायबिलिटीज, इसका सही कारण क्या होता, बिकॉज इट लीड्स टू मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रिड्यूसेस द लोन, ऐसे बोलते तो वो हमारे पास सही एक्सप्लेनेशन होता। बट ये दोनों अलग से सही बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब तो कोई नहीं जानता करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज साइंस वाले क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि यार असर्शन रीजन कैसे हैं, बट इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री में थोड़े से दिक्कतें होती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए। 10 में से 2 गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, नॉट योर फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी प्रोसेस, नॉन टैक्स रिवेन्यू के पार्ट कौन कौन से हैं, है ना। तो जो इंटरेस्ट है, जो कि सपोज किसी को लोन दिया उसका जो इंटरेस्ट है वो नॉन टैक्स रिवेन्यू है यार। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू, है ना। जो फॉरफीचर होता है प्रॉपर्टी का, है ना, वो भी हमारे पास नॉन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट है। एंड एस्टीट्स जो होते हैं ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नॉन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट हो जाएगा ऑल 4। तो कुछ चीज़ें याद भी करनी होती है, तो याद कर लो सब चीज़ किसका पार्ट है, नॉन टैक्स रिवेन्यू का। क्वेश्चन नंबर 42 है, फिस्कल कंसोलिडेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट बाय एडजस्टिंग एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है यार। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक्सपेंडिचर को जो है ना कम कर रहे हैं उसको हम कम करना चाह रहे हैं। कैसे, पब्लिक रिवेन्यू पॉलिसीज़ को भी हम देखना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं। 18 मेजर स्टेट्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एवरेज फिस्कल डेफिसिट ऑफ ग्रॉस स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अराउंड 3.6% ऑफ द जीडीपी, बिल्कुल सही बात है। 18 स्टेट्स ने बोला कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो एवरेज है भाई वो 3.6% के बीच में रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है, दोनों एक दूसरे के साथ सही तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। नो, कॉर्पोरेट टैक्स से हमारे पास जो इनकम टैक्स है ना भाई, वो इनकम टैक्स जो है वो सिंगल लार्जेस्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स के फॉर्म में आता है। मतलब जो पर्सनल इनकम टैक्स है ना, सबसे ज़्यादा जो इनडायरेक्ट सबसे टैक्स का पार्ट है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं भाई। डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास कौन कौन आता है, डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास इनकम टैक्स आता है, पर्सनल इनकम टैक्स एंड हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स अराउंड यहाँ पर 28.1% रहा है कलेक्शन, एंड पर्सनल इनकम टैक्स तो 28.5% रहा है। तो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज दी पर्सनल इनकम टैक्स ऑल्सो, सो दिस इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर देखने को मिला, पहले कॉर्पोरेट टैक्स था यार, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, इन द रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। हमारे पास जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो मतलब कम हुआ है, 15% हुआ है यार जीडी, है ना। तो उसकी वजह से भी हमारे पास कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो कम हुआ है ना, 28.5 है। ग्लोबल जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो ज़्यादा करेक्ट होता है एज कम्पेयर टू दी, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स।
क्वेश्चन है 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड अलॉन्ग साइड द यूनियन बजट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। देखो ये PYQ है यार, है ना। तो जब यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसके साथ साथ तीन और दिए जाते हैं, तीन और चीज़ें, तीन और डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। ऐसा टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट नाम की कोई चीज़ यहाँ पे, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क नाम की कोई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। यहाँ का मीडियम टर्म ले लिया, यहाँ का फ्रेमवर्क ले लिया, है ना, उसको ऐसा नहीं होता भाई। सो मीडियम टर्म, है ना, फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है अलॉन्ग विद द यूनियन बजट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट दिया जाता है अलॉन्ग विद द यूनियन बजट एंड माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट दिया जाता है अलॉन्ग विद द यूनियन बजट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। 45 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी इज अ फ्रेमवर्क एंड मैथोडोलॉजी डेवलप बाय RBI। नो, देखो डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी जो है उसको डेलोइटी ने क्या किया था, डेलोइटी ने, जो कि एक कंपनी है किसकी भाई, है ना, लंदन की एक कंपनी है, लंदन की एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उसने हमारे पास डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी फ्रेमवर्क को बनाया था यार। सो ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ नॉट डेवलप बाई RBI। दो डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेयर अ बैंक स्टैंड्स इन डिजिटल जर्नी, बिल्कुल सही बात है। डिजिटल जर्नी में एक बैंक कहाँ तक पहुँचा ये हमको कहाँ से पता चलता है, डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी से पता चलता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा इंडिया बैंक, जो इंडियन बैंक्स है उसने 3% हायर ग्लोबल एवरेज से रहे हैं इन दी डिजिटल बैंकिंग मैच्योरिटी, बिल्कुल सब बिकॉज ऑफ द UPI एंड द बैंक ट्रांजेक्शन जो हमको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं, इंडिया में बहुत तेजी से ये बढ़ा है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन है 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है यार, एन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रैक्टिस दैट अलो फॉर प्राइस ट्रांजेक्शन इंटरनली विथ बिजनेसेस एंड बिटवीन सब्सिडरीज दैट ऑपरेट अंडर द कॉमन कंट्रोल और ओनरशिप, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रैक्टिस है भाई, जो कि एक हमारे पास इंटरनली होता है बिजनेसेस के अंदर, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, सब्सिडीज के बीच में हम जब बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हमारे पास देखने को मिलता है। जब कॉमन कंट्रोल और कॉमन ओनरशिप है तो ट्रांसफर प्राइसिंग देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट सही है, याद करके आगे बढ़ जाओ बिकॉज डेफिनेशन वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और MCQ से जल्दी याद होता है यार। क्वेश्चन नंबर 47 है द प्राइस एंड यील्ड आर इनवर्सली रिलेटेड एंड एज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोज अप इट्स गोज डाउन, बिल्कुल सही है। जो बॉन्ड प्राइस होता है एंड बॉन्ड यील्ड होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न एन इन्वेस्टर रियलाइज ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। ये भी सही बोल रहा है, दोनों को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा यहाँ पे A, बिकॉज जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है ना, बॉन्ड यील्ड तो बॉन्ड प्राइस मतलब बॉन्ड भी प्राइस जब बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड कम होता है, तो ये सब दोनों सही है भाई। तो बॉन्ड यील्ड कम होगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा ना। बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड्स आर इनवर्सली रिलेटेड एज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोज अप यील्ड्स गोज डाउन, बिल्कुल सही बात है। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइजेस ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको रिटर्न मिला उसी को क्या बोला, बॉन्ड यील्ड बोला। और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसको रिटर्न बहुत कम मिलेगा यार। सही स्टेटमेंट भी है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 48 है एम्बेडेड फाइनेंस कैन एड्रेस एंड स्मूथ लिक्विडिटी and cash flow management to day-to-day business activities. Embedded finance is expected to increase the total size of the financial service sector. बिल्कुल सही बात है, एम्बेडेड फाइनेंस जो है वो इंक्रीज करे टोटल साइज ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को, ऐसा माना जाता है। एंड दोनों एक दूसरे को तरह से इंक्रीज एक्सप्लेन भी कर रहे हैं बिकॉज एम्बेडेड फाइनेंस कैन एड्रेस एंड स्मूथ लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। बिकॉज एम्बेडेड फाइनेंस एक बिकॉज आगे देखो भाई एक्सप्लेन करने से लगेगा ये आपको। एम्बेडेड फाइनेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द टोटल साइज ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 49 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे पूछा इनमें से कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हैं।
एक्वायरिंग फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट्स बिल्कुल सही है, तरह से हमारे पास एसेट बन रहा है। कैपिटल मतलब हमको दिखना चाहिए एसेट या फिर लायबिलिटीज़ के साथ कोई भी चीज़ें रिलेटेड हैं तो वो हमारे पास एसेट कैपिटल के अंदर आ जाती है। अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग एसेट, ना भाई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आ रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन लायबिलिटी था, उसको हमने पे किया, वो क्या हो गया हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया। और अपग्रेड भी तो कर रहे हैं तो उसमें पैसा लगा रहे हैं ना यार, अपग्रेड कर रहे हैं तो उसमें जैसे सपोज एक डैम था, सपोज करो रेलवे लाइन है तो उसको बड़ा किया, तो उसमें भी तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट जो था उसको अपग्रेड किया, तो और भी पैसा लगाया ना, एसेट पे लगाया ना। एसेट समथिंग इट इज रिलेटेड टू एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर यार। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनमें से तीनों के तीनों जो है वो क्या है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D3। क्वेश्चन नंबर 50 है, recently seen in the news which one of the following are not identified as domestically systemically important बैंक। इनमें से कौन सा डीसिब नहीं है भाई, तो एक्सिस बैंक जो है डीसिब नहीं है। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, एचडीएफसी आता है, आईसीआईसीआई आता है। एक्सिस बैंक अभी तक डीसिब नहीं बना है। क्वेश्चन 51 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग कमिटी रिकमेंडेड रिड्यूसिंग दी एसएलआर, जो कि हम खुद के पास रखते हैं, बैंक खुद के पास रखते हैं जिसमें इंटरेस्ट मिलता है। एनसीआरआर जो कि आरबीआई के पास रखते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता कैश की फॉर्म में। तो नरसिम्हम कमेटी जो था भाई, इट इज़ ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, उसने बोला कि सही सीआरआर एंड एसएलआर को कम करने से आपको क्या मिल सकता है, अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। क्वेश्चन 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक। डोमेस्टिकली और डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डीसीब से क्वेश्चन आया था एक्सिस बैंक वाला। डीसीब्स आर द बैंक विथ लार्ज एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। डीसीब्स नीड टू मेंटेन अ हायर शेयर ऑफ रिस्क वेटेड एसेट एज टायर 1 इक्विटी, बिल्कुल सही बात है। आईसीआईसीआई बैंक इज द ओनली प्राइवेट बैंक हैविंग स्टेटस ऑफ डीसीब, नो। आईसीआईसीआई के बाद एचडीएफसी भी है। सो इट इज़ इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन 53 है, करेंसी इज द मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन इन एवरी इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग करेंसी। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एन इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट कैन इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करेंसी नोट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई जो है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई या फिर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पार्लियामेंट बोलेगा वो मिंट कर सकता है कि नो, सिर्फ आरबीआई ही यहाँ पे क्या कर सकता है, करेंसी नोट बना सकता है, नॉट अदर इंस्टीट्यूशन। एंड इन इंडिया लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शंस इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इंडियन गवर्नमेंट इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग कॉइन्स, ये भी सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 2, आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन 54 है, द पर्पस ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ is to provide more liquidity in the banking system, reduce excess liquidity in the banking system, facilitate smooth transition of the government securities, give collateral free loans to the banks। तो एसडीएफ जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो ही बैंक अपने पास खुद के पास रखते हैं, इसमें भी एस से सेल्फ, एस से खुद। तो क्या होता है, इसका पर्पस है टू रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, खुद के पास रख के। और वो कुछ समय जैसे इमरजेंसी में काम आता है ना, बहुत सारे लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय ये काम आता है यार। 45 है, कंसिडर दी फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, हमको मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स की बात करनी है। रिड्यूस द रिजर्व रिक्वायरमेंट, लोअर द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, है ना। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेजर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई क्या करना है, बढ़ाना है। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, मतलब जो CRR है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंकों को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो उसको हमने कम कर दिया, तो ज़्यादा पैसे बैंक अपने पास रख पाएंगे, और बैंक अपने पास ज़्यादा पैसे रख पाएंगे तो ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा पैसे रखेंगे ज़्यादा लैंडिंग करेंगे यार, है ना। लोअर दी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो कम इंटरेस्ट में ज़्यादा लोन मिल जाएंगे, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर सपोज करो लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, है ना, आरबीआई ने क्या कर लिया, परचेस कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेस करते तो पैसा उनको दे दिया जाएगा, जब उनके पास पैसा हो जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ
एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है द हाईएस्ट शेयर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाय। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना भाई, उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर जो है रीजनल रूरल बैंक का वो है। और रीजनल रूरल बैंक के जो रिफॉर्म्स है वो कौन सी कमेटी थी यार, वो इंपॉर्टेंट है ना, देखना वो याद रखना, बताएंगे आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 57 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैपिटल एडिक्वेसी इज द कैपिटल एडिक्वेसी इन द बैंकिंग सिस्टम रिफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट मेंटेन टू एब्जॉर्ब लॉसेस। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल एडिक्वेसी वो है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है जिससे वो जो लॉस होता है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। एंड कैपिटल एडिक्वेसी इन बैंकिंग सेक्टर इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे के साइड करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। सो ये आंसर हो जाएगा ए, मतलब स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन 58 है भाई विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया बिगेन इन 18th century विद द फाउंडिंग ऑफ द इंग्लिश एजेंसी हाउस इन कलकत्ता एंड बॉम्बे। बिल्कुल सही बात है। एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टेब्लिश इन 1770 एंड वॉज द फर्स्ट बैंक एट कलकत्ता अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट। ये भी सही बात है यार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक विच वॉज एस्टेब्लाइज इन 1895। नो, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लाइज किया गया था। सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 59 है विथ रेफरेंस टू सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर RBI द फिनटेक हैज़ बीन रिसोर्टिंग टू कन्विंस टैक्टिक्स टू ग्रो देयर बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। इट इनकरेज फिनटेक्स एंड NBFC कंपनीज टू सेल्फ रेगुलेट। नो, SRO जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिनटेक कंपनी के लिए है, फाइनेंशियल टेक कंपनीज के लिए है, नॉट NBFC। दिस इज इनकरेक्ट। SRO जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन विल सर्व एज अ 2-way कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द मेंबर्स एंड द RBI। बिल्कुल सी ये करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 60 है विथ रेफरेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs। हमको बात किसकी करनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NBFCs आर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ 1935। नो, जो NBFCs हैं भाई वो किसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, NBFCs आर रजिस्टर्ड अंडर दी, हाँ बताइए, NBFCs आर रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, इट इज रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ओके, एंड हमारे पास ऑल NBFC इन इंडिया केम अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो भाई, हमारे पास जो है NBFC जो होते हैं कुछ RBI के अंदर हैं, कुछ हमारे पास सेबी के अंदर हैं, कुछ हमारे पास IRDA के अंदर है, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दे कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, वो खुद से इशू नहीं कर सकते चेक। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ओनली 1। क्वेश्चन 61 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ RBI एक्सपेंडिचर। रिटर्न रिसीव फ्रॉम सब्सिडीज। भाई ये तो एक्सपेंडिचर नहीं है, तो रिसीव है ना भाई, रिटर्न मिल रहे हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसीट, है ना। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट ये तरह से एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वो भी एक तरह से एक्सपेंडिचर ही तो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नहीं, लाइबिलिटीज़ है ना भाई, डिपॉजिट किया लाइबिलिटीज़, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑपरेशनल एक्सपेंस ऑफ ऑफिस ये भी एक तरह से एक्सपेंडिचर ही है, बट रिटर्न मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो एक्सपेंडिचर कैसे हो गया, रिसीप्ट हो गया ना भाई, पैसा मिल रहा है। क्वेश्चन 62 है विथ रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑफ एवरग्रीनिंग लोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट क्रिएट अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ बैंक्स असेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। इट इरोड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग डिपॉजिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स। ये भी सही बात है यार। इट कैन कॉज डिले इन रिकॉग्नाइजेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 63 है विथ रेफरेंस टू द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ
1949 जो पीपीआईज होते हैं, क्या वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर अपना पावर लेते हैं? नो भाई, देखो ये पीपीआईज एक्ट आया था पहले बात, तो पीपीआई एक्ट आया था 2007 में, ये अपना पावर वहाँ से ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड दे कैन बी इशूड बाय बैंक एंड नॉन बैंक। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको बैंक एंड नॉन बैंक दोनों इशू कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर पीपीआई इशूअर्स टू अलो इंटरऑपरेबिलिटी, बिल्कुल सही है। पीपीआई इशूअर्स को ये मैंडेटरी है भाई कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरऑपरेबिलिटी आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। सो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन DICGC के द्वारा क्या क्या इंश्योर किया जाता है? और कमर्शियल बैंक इंक्लूड ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, इन सबको इंश्योर करता है ये सब। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंश्योर करता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इंश्योर करता है यार। ऐसा लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये बैंकों को देखता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं देखता, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं देखता भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 65 है, बैंक रन क्या होता है भाई? जैसे दिवाली के समय, अभी दिवाली चल रही तो बैंक रन देखने को मिलता है। एंड इट इज़ व्हेन बैंक कस्टमर ट्राई टू विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम द बैंक देन द बैंक कैन प्रोवाइड, ठीक है ना, जितना पैसा नहीं है बैंक के पास उससे ज़्यादा खरीदने की, पैसा विड्रॉ करने की बात करें तो बैंक रन बोलते हैं। उसके लिए कॉल ऑन मनी, जो कॉल मनी होता है ना, फ़ोन लगा के दूसरे बैंक से फिर आरबीआई से ओवरनाइट पर्पज़ के लिए मांगते हैं, उसको बोलते हैं यार कॉल मनी, ठीक है। बट बैंक रन जो है वो पैसा नहीं है लेकिन खर्चा करने के लिए विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बैंक रन। एक्सेसिव मनी, मोर देन दैट बैंक हैव, मोर देन दैट द बैंक हैव। क्वेश्चन 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। हमने देखा भाई क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के लिए CRR देखा जाता है, मतलब जो कैपिटल रिस्क को वेटेड एसेट रेशियो देखा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं वो भी देखा जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखा जाता है। तो ये भी रिपीट, एक तरह से रिपीट क्वेश्चन नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दो बार दिया गया है। सो क्या हो जाएगा, ऑल थ्रीज आर सीन फॉर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्वेश्चन 67 है, हाउ मेनी ऑफ द अबव सेक्टर हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक प्रायोरिटी सेक्टर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रायोरिटी सेक्टर है, जिनमें हमको बैंकों को इस परसेंट में लोन देना पड़ता है भाई, थोड़ा सा लोन जो है उनको जो इतना लोन दे रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज रहता है जिसको इन्हीं को देना है, बाकी किसी को नहीं दे सकते। सो दिस ऑल फोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, प्रायोरिटी सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग इज नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर। देखो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट है, वन हु इज़ फाइनेंशियली इनकेपेबल ऑफ रीपेइंग। भाई वो फाइनेंशियली इनकेपेबल तो विलफुल तो नहीं चाह रहा है, जानबूझ के तो उसके पास पैसा नहीं है भाई, खुद मजबूरी उसके पास पैसा नहीं है, तो विलफुल डिफॉल्टर तो ये नहीं है, ठीक है। वन हु डाइवर्ट द फंड फॉर द पर्पस अदर देन व्हाट द फंड वाज अवॉइड फॉर, ये तो विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझ के पैसा को इस्तेमाल डिफॉल्ट कर रहा है ये। विथ whom फंड आर नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एसेट एज फंड हैज़ बीन साइफंड ऑफ, वो भी एक तरह से विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। हु हैव सोल्ड और डिस्पोज द प्रॉपर्टी दैट वाज यूज्ड एज अ सिक्योरिटी टू ऑब्टेन द लोन, तो ये भी विलफुल डिफॉल्टर है यार। क्वेश्चन नंबर 69 है, एज पर द बेसल अकॉर्ड बैंकिंग कैपिटल हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टायर्स, इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग। हमको करेक्टली मैच पूछा गया है, टायर 1 कैपिटल किसको बोलते हैं? इट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, जो सपोज मेरे पास स्टॉक है तो मेरा जो इक्विटी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास टायर 1 कैपिटल के अंदर बनता है ना। एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आर आल्सो पार्ट ऑफ टायर 1 कैपिटल। टायर 2 कैपिटल मतलब इट कंसिस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स इनकम, रिटेल अर्निंग्स ऑफ द बैंक एंड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स ऑफ द बैंक, बिल्कुल सही बात है। टायर 3 में NPS आते हैं, सबऑर्डिनेट लोन्स आते हैं यार। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी हैज़ रिकमेंडेड सेटिंग अप अ सेंट्रल बैंक इन 1926, बिल्कुल सही बात है यार। रॉयल कमीशन ने बोला सेंट्रल बैंक बनाने की, जो कि हमने 1934 में जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, नॉट इन 1936। दिस इज इनकरेक्ट, इन 1934 जहाँ पे हमने सेंट्रल बैंक बनाया था। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया इज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टेब्लाइज इन कलकत्ता, ये भी सही है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है। एंड करेक्ट क्या हो जाएगा यार, करेक्ट हो जाएगा 3।
क्वेश्चन 71 है, अरेंज द फॉलोइंग मेजर बैंकिंग कमिटीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। हमने देखा नरसिम्हम कमेटी जो था वो कब बना था यार, ये हमने देखा था, ये नरसिम्हम जो कमेटी था वो रीजनल रूरल बैंक्स पे बना था क्या? नो, इसने बोला कि हमको फाइनेंशियल सिस्टम पे बना था। नरसिम्हम कमेटी ने बोला था कि SLR और CRR को कम करना है, सो ये फाइनेंशियल सिस्टम पे बना था। और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बना था। कब बना था भाई? 1998 में बना था, है ना। जो दंतवाल कमेटी था, दंतवाल कमेटी क्यों बनाया गया था भाई? रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, RRBs के लिए दंतवाल कमेटी बनाया गया था 1976 के अंदर। एंड रघुराम राजन कमेटी जो था वो क्यों बनाया गया था? फॉर बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म, है ना। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए हमारे पास रघुराम राजन कमेटी बनाया गया था इन 2007। एंड निचिकेत मोर कमेटी जो था वो क्यों बनाया गया था भाई? इट इज़ फॉर फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल सर्विस फॉर स्मॉल फाइनेंशियल सेक्टर फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड के लिए निचिकेत मोर कमेटी बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? 2013 में बनाया गया था निचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, सो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो 1 हो जाएगा, 1 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए। फिर से बताते हैं, दंतवाल कमेटी 1976, रघुराम राजन कमेटी, है ना। रघुराम राजन कमेटी को बनाया गया था 2007 में, किस लिए? फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। नरसिम्हम कमेटी जो था फाइनेंशियल सेक्टर है, वो सिस्टम है ये। नरसिम्हम बोला था CRR उसी के रिलेटेड है भाई, रघुराम राजन भी। CRR और SLR को कम करो बोला था नरसिम्हम कमेटी ने। और नचिकेत मोर कमेटी जो था वो स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड को देखते हुए नचिकेत मोर कमेटी बनाया गया था। सबसे रिसेंट नचिकेत मोर कमेटी कब बनाया गया था भाई? 2013 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 है विद रेफरेंस, बिकॉज समझे ना भाई, फाइनेंस सिस्टम मेन सेक्टर है, वो सब जब काम हो जाएगा तभी तो हम स्मॉल बिजनेस को देखेंगे यार। मेन पहले से स्मॉल बिजनेस देखना चालू कर देंगे। पहले फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो दंतवाल कमेटी था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और रीजनल रूरल बैंक्स का मेन जो पैसा रखता है वो कौन रखता है यार? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रखता है। क्वेश्चन नंबर 72 है विद रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एंड SLR एज पर द नॉर्म्स। बिल्कुल सही बात है। दे कैन अंडरटेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड पेंशन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर नॉट अलाउड टू सेट अप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। क्या यहाँ पे ये सब्सिडरीज नहीं खोल सकते स्मॉल फाइनेंस बैंक? बिल्कुल सही है, बिकॉज दे आर स्मॉल ना यार, नाम में समझ आ रहा है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक मतलब ज़्यादा इनके पास आज़ादी नहीं है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडरीज खोल के रख रहे हैं। सो करेक्ट हमसे पूछ रहे हैं यार, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है विद रेफरेंस टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PACS आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। क्या PACS जो आते हैं वो आउटसाइड आते हैं भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के? बिल्कुल सही बात है। ओके, तो किसके अंदर आते हैं ये? इसको रेगुलेट कौन करता है भाई? यहाँ पे हमारे पास RBI रेगुलेट करता है इसको। दे डायरेक्टली ग्रांट लोन्स टू फार्मर्स एंड ऑल्सो अंडरटेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है। ओनली द मेंबर ऑफ PACS आर एंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम देम। बिल्कुल सही बात है। इनको RBI या फिर NABARD इनको रेगुलेट करता है। करेक्ट हमसे पूछा है ना, तो करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। ये हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर नहीं आते, है ना। 74 है विद रेफरेंस टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को RBI रेगुलेट करती है? बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कीपिंग एनी प्राइमरी सिक्योरिटी विद द लैंडर एट एनी स्टेज ऑफ द माइक्रो फाइनेंस लोन। बिल्कुल सही है। माइक्रो फाइनेंस लोन में कोई भी हमारे पास सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 75 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसल अकॉर्ड, दे आर अ सीरीज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एग्रीमेंट सेट अप बाय बेसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन। बिल्कुल सही बात है। एंड दे एम टू आयरन आउट कंपटीशन और कम्पिटिटिव इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज अमंग द बैंक अक्रॉस द कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है।
तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं ये। 76 है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन द मैटर्स ऑफ व्हाट, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। ब्रांच एक्सपांशन, बिल्कुल सही बात है। मर्जर ऑफ बैंक्स, बिल्कुल सही बात है। वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स में भी हमारे पास उसको रेगुलेट करता है भाई कौन, हमारे पास आरबीआई। क्वेश्चन 77 है, सर्विस एरिया अप्रोच जो है वो लीड बैंक स्कीम के परव्यू के अंदर आता है। ये पीवाईक्यू है भाई, पीवाईक्यू। क्वेश्चन 78 है, कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिडीमेबल एंड बिकॉज कैपिटल रिसीट्स जो होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज कैपिटल रिसीट्स आर नॉट रिडीमेबल एंड दिस रिसीट डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। जो रिवेन्यू रिसीट्स होते हैं ना, है ना, वो नॉन रिडीमेबल होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑल दोज रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स आर टर्म एज रिवेन्यू रिसीप्ट्स। फाइनेंशियल एसेट कम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है तो इट इज़ कैपिटल रिसीट्स, है ना। एसेट और लायबिलिटी के साथ कैपिटल चीज़ें लिंक्ड होती है, सो इट इज़ कैपिटल एसेट्स और सॉरी कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आर डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली वन। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ओनली वन। क्वेश्चन 79 है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, क्या पूछा है हमसे, पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट नॉट इंक्लूडिंग गोल्ड, गलत बात है भाई, गोल्ड इंक्लूडेड है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बिल्कुल सही बात है। रिजर्व ट्रांसफर इन द वर्ल्ड बैंक, नो, रिजर्व ट्रांसफर इन द नेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द लाफर कर्व, ठीक है। तो लाफर कर्व क्या बताता है हमको, लाफर कर्व जो है वो टैक्स रेट्स एंड टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड, उसके बीच में हमारे पास कर्व बताता है भाई। तो ये बताता है कि एक समय तक हमारे पास ये बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, कम होता है। सो द लाफर कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। लाफर कर्व इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक आइडिया दैट पीपल एडजस्ट द बिहेवियर इन द फेस ऑफ इंसेंटिव क्रिएटेड बाय द इनकम टैक्स रेट्स, बिल्कुल सही है यार। करेक्ट हमसे पूछा, बिकॉज एक समय तक वो मेहनत करते हैं भाई, एक समय तक इतना टैक्स रेट बढ़ा दिया सरकार ने, उसके बाद वो मेहनत करते ही नहीं है, पैसा देने की कोशिश करते नहीं कि भाई सर हम पैसा कमा रहे, सरकार ले जा रही थी, क्यों करेंगे मेहनत। क्वेश्चन नंबर 81 है, विद रेफरेंस टू टोटल लैंग्वेज। देखो भाई ये हमारे पास सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 2023 के सितंबर के करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। सो विथ रेफरेंस टू टोटल लैंग्वेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ साइनो टिबेटन लैंग्वेज स्पोकन बाय द ट्राइबल टोटो पीपल लिविंग इन दी पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल बॉर्डरिंग भूटान, बिल्कुल सही बात है यार। एंड ये जो टोटो लैंग्वेज है वो बंगाली स्क्रिप्ट में होता है, ये भी सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। देखो भाई सितंबर 2023 में ये टोटो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भगत सिंह। ही अलॉन्ग विद सुखदेव थ्रू अ बॉम्ब इनटू द सेंट्रल असेंबली हॉल ऑन 8 अप्रैल 1929। बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने हमारे पास बम भेजा था, नॉट इन सुखदेव। एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद नौजवान भारत सभा, बिल्कुल सही है। फिलोसफी ऑफ बम इज रिटन बाय नोम, फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण वोरा ने लिखा था। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 83 है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इज प्रमोटिंग आर्टिफिशियल रीफ अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर रिजुविनेटिंग कोस्टल फिशरीज, बिल्कुल सही बात है यार। आर्टिफिशियल रीफ्स आर यूज्ड फॉर एग्रीगेटिंग फिश एंड प्रोवाइड अ होम फॉर फिश टू लिव एंड ग्रो, बिल्कुल सही बात है। एंड बिकॉज इसको लगा देते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है यार। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 84 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, वैली दिया हुआ है लोकेशन, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछी गई है यूपीएससी के द्वारा। तो गुरेंस वैली कहाँ पे, गुरेंस वैली में
जी आ रहा है, जी और जे, जे जे लगता है ना, सी और जे, तो जे एंड जी। तो गुरेंस वैली इज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड मुसाक वैली एंड एमएलए होता है ना भाई, एमएलए मुसाक वैली इज इन लद्दाख, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड सिप्ती वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर है भाई, करेक्टली मैच हमसे पूछा, ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच। क्वेश्चन 85 है, विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी इंडियन स्क्विल, नरविलिया, स्टार लिली, अपोंगटेन, ये सब क्या है? स्टार लिली समझ रहे हैं, लिली इज अ टाइप ऑफ प्लांट, ओके, सो दिस आर अ टाइप ऑफ व्हाट? मानसूनल एपिमेरल प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 86 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द पार्ट ऑफ 5i इंटेलिजेंस अलायंस। 5i में कौन आता है? यूएस आता है, यूके आता है, न्यूजीलैंड आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इजराइल नहीं आता। तो इनमें से 4 जो है वो 5i अलायंस का पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऑफ द 108 फीट टॉल स्टेच्यू एका माता की प्रतिमा वॉज अनवील्ड एट ओमकारेश्वर, एमपी के अंदर इसको अनवील किया गया। इट इज एसोसिएटेड विद आदि शंकराचार्य। महिदाता, महिदाता माउंटेन रेंज जो कि विंध्य सतपुरा में है। क्वेश्चन 88 है, यूपक प्लेटफॉर्म इज रिसेंटली लॉन्च फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डाटा। ऊपक जो है वो एग्रीकल्चर डाटा को मेंटेन रखने के लिए है। विथ रेफरेंस टू मून क्विक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन अकर टू मीटियोर स्ट्राइकिंग द लूनर सरफेस। बिल्कुल सही बात है यार, लूनर सरफेस जब स्ट्राइक करते हैं तो हमको देखने को मिल सकता है हमारे पास मून क्विक्स। एंड मून में जब लैंडर लैंड करेगा तब भी हमारे पास मून क्विक देखने को मिलता है। इसी तो हमारे पास न्यूज़ में था सितंबर में। ये करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 90 है, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, ये भी सही बात है। इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन 91 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्क्रब टाइफोस। इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज कस्ड बाय ओरेंशिया सुसुगामुसी। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरियल डिसीज है। रिकेशिया जो है बैक्टीरिया का मेंबर मान लो यार। इट इज़ अ स्प्रेड ऑफ पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड चिगार्स, दैट इज लार्वल माइट्स, जो है चिगार्स जिनको बोलते हैं उनके बाइट से ये स्प्रेड करता है स्क्रब टाइफस। इसमें एक डॉट लगाता है ऐसे ब्लैक एशकार। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 92 है, द स्किल इंडिया डिजिटल इज गो टू हब फॉर सिटीजन इन परस्यूट्स ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। NCD is a digital public infrastructure for skilling, education, employment and entrepreneurship ecosystem in India। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। बिकॉज लगा देख लो, एंड लगा देख लो, और लगा देखो, बाकी 100 में से तो 80 सही होंगे एसएससी में, बाकी तो 20 का कोई जानता नहीं भाई क्या है, जो यूपीएससी ने बोला वही सही। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद रेफरेंस टू निपा वायरस कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक जूनोटिक वायरस है, बिल्कुल सही है, मतलब एनिमल्स से ह्यूमन में फैलता है, एक जूनोटिक वायरस है ये। एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, बिल्कुल सही बात है। एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, बोल रहा गलत बात है भाई, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। और देखा भी गया है भाई, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्कीम टू रिकॉग्नाइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट एम टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई सितंबर में। अंडर दिस स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज 6 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन 3 कैटेगरीज। नो, 3 सर्विस प्रोवाइडर इन ईच कैटेगरी, सो टोटल हो जाएंगे 9 नॉट 6, सो दिस इज इनकरेक्ट भाई, टोटल इज 9। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन 95 है, द टर्म स्टॉर्म 0558 इज रिसेंटली न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। स्टॉर्म क्या लग रहा है भाई, स्टॉर्म ऐसे जो नंबरिंग होती है डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड ऐसी नंबरिंग होती है भाई, है ना। एक तरह से ये अटैक था, किसके ऊपर अटैक था यार, एक तरह से हमारे पास क्या चाइना बेस एक थ्रेट था, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल
मालती मैम और मेंगरी ओरांग इज़ वेल नोन फॉर व्हाट? टेकिंग अ पार्ट इन एंटी ओपियम मूवमेंट और एंटी ओपियम कैंपेन, जो कि कहाँ पे देखने को मिला था? टी प्लांटेशन के अंदर, असम में। मालती मैम। क्वेश्चन 97 है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, ये किसके लिए नापे जाते हैं? क्या के मेजरमेंट है भाई? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मेजर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को नापते हैं ऐसे। क्वेश्चन 98 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। इट इज़ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंटली फिएट करेंसी, बिल्कुल सही, उसका डिजिटल फॉर्म है। बहामा इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू CBDC, ये भी सही है। CBDC कैन मेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंट, ये भी सही है भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा 1 ऑल 3। क्वेश्चन 99 है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है? लिबर्टी एंड राइट, सिविल राइट्स हमेशा सिक्योर रहते हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर रहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ रहता है, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 100 है दिस अबाबा डिक्लेरेशन जो है वो इन्फॉर्मेंट के रिलेटिंग था, है ना। इट इज़ एन एग्रीमेंट दैट प्रायोरिटाइज वाइड रेंजिंग एक्शन, है ना, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड आउटकम ऑफ द 19th अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट। ओके, जो 19th एमसन हुआ था, दैट इज अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, उसका एक आउटकम था जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्शंस की बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था यार, है ना, सबमिट करते हैं। तो इसमें कुछ करेक्शंस हैं यहाँ पे, वो करेक्शंस देख लेते हैं। बाकी मेरा सब सही है, वो कुछ करेक्शंस हैं यहाँ पे, वो करेक्शंस देख लेंगे। First is incorrect. Cooperative banks of India are registered under the Banking Regulation Act अब 1955 हो रहा गलत है, ये 1955 के अंदर नहीं आते भाई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ना, वो कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर आते हैं। सॉल्यूशन देख लो यार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे करेक्शन है इसमें, है ना, सारे स्टेटमेंट सही है, ये गलत बोल रहा है इसको, सो ये भी करेक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे भी सारे सही हैं, यहाँ पे करेक्शन है, लाफर का स्टेटमेंट भी करेक्शन है, बाकी सब सही है हमारा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस एग्ज़ाम इकोनॉमी 1। नेक्स्ट हम इकोनॉमी 2 देखेंगे अगले संडे।